अजय दुबे, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप देशद्रोही हैं, तो क्या आप मेरे दर्शकों को आप बता सकते हैं कि मेरे इस गुस्से में और ये उंगली दिखाने की प्रवृत्ति में राष्ट्रवाद के क्या खतरे हैं और क्या समझ है? अगर आप मुझसे ये पूछेंगे तो मैं हंस दूंगा। क्यों आप हंस देंगे? मैं हंस दूंगा क्योंकि भारत का जो राष्ट्रवाद है वो नहीं है जो कि जो जर्मनी था जहां पे यहूदियों को भट्टी में झोंक दिया गया था। स्वामीनाथन अय्यर ने बहुत अच्छा लेख लिखा है, लेकिन उसमें एक कमी है, उसमें कोई भारतीय उदाहरण नहीं है। और वो कमी मैं पूरी किए देता हूं। जब हिंदुस्तान में 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की अपील की, तो उस वक्त अंबेडकर भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ थे। वो तो ब्रिटिश सरकार के अंग थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आधिकारिक रूप से भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने से इनकार कर दिया था। सावरकर भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ थे। कम्युनिस्ट पार्टी भी भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ थी। लेकिन क्या गांधी जी ने उस वक्त, जबकि भारतीय राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति, राजनीतिक अभिव्यक्ति अपने चरम पे थी और भारतीय आजादी के लिए संघर्ष हो रहा था, इनमें से किसी को देश का गद्दार कहा? इसमें किसी को राष्ट्र विरोधी कहा? किसी की देशभक्ति के ऊपर कोई शंका की? गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। ये सब लोग स्थायी रूप से कांग्रेस के मैं ये कहता हूं गांधी जी इतने बड़े नेता उस वक्त भी थे, और मैं तो कहता हूं अपने देहांत के बाद आज भी इतने बड़े नेता हैं, सब लोग उनकी नाम की संबई भरते हैं। अगर गांधी जी ने इनमें से किसी को राष्ट्रवाद विरोधी कह दिया होता, किसी को गद्दार कह दिया होता, तो आज तक दिल्ली से पिंड छुड़ाने की वो कोशिश कर रहे होते और नाकाम हो रहे होते। आरएसएस कितना भी हिंदू हिंदू कहता रहता, लेकिन गांधी जी द्वारा लगाए गए उस आरोप से बचना और उससे अपने आप की हिफाजत करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, बहुत छोटा, हिंदुस्तान आजाद हुआ, तो उधर तो जवाहरलाल नेहरू भाग्य के साथ मुलाकात का भाषण दे रहे थे आधी रात को, और इधर हिंदुस्तान के कई हिस्सों में समाजवादी और दूसरी विचारधारा के लोग नारे लगाकर जुलूस निकाल रहे थे कि यह आजादी झूठी है। उनको भी कभी राष्ट्रवाद विरोधी नहीं कहा गया, उनको भी भारत की आजादी का विरोधी नहीं कहा गया। तो भारतीय राष्ट्रवाद इस तरीके से बना है। इसका उदाहरण लोग नहीं दिया। देखिए ये है पूरा परिप्रेक्ष्य जिसमें हमें भारतीय राष्ट्रवाद को देखना चाहिए। एक ही बार में झंझना गया का पार, मतलब कैसे लोग एंकर लोग करता है। लेकिन फिर भी अगर मैं पूछूं, राकेश सिन्हा, यू आर द वन हु इज द रियल, क्या बोलते हैं उसको, देशद्रोही। देखिए मैं इस पूरे बहस को यह मानता हूं। नहीं, इस क्रोध की प्रक्रिया पे भी आप टिप्पणी कीजिए। इस पे अभय जी भी नहीं किया। ये जो अगर हम ये निशानदेही और क्रोध, मतलब आप जवाब जरूर दीजिए, उस पे भी टिप्पणी कीजिए। देखिए मैं जब आप कहेंगे आप देशद्रोही हैं, तो मैं चीख के उंगली दिखा के 500 लोगों को ले आके कहूं तो मैं यही कहूंगा कि आप उसकी जो सजा देना चाहते दे दीजिए। मैं एक बात इतना कहना चाहता हूं कि देखिए राष्ट्रवाद पर जो आप बहस कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो घटनाएं घट रही हैं उससे इतर उसका वैचारिक आधार क्या है। तो पहले एक पंक्ति में मैं कहूं कि भारत का राष्ट्रवाद और पश्चिम में जो राष्ट्रवाद का डिबेट है उसमें एक बुनियादी अंतर है। और आज भी नहीं, वो उसको मैं एक ही लाइन में समझ कहूंगा। पश्चिम के अधिकांश चिंतक कहते हैं कि राष्ट्रवाद ने राष्ट्र बनाया, चूंकि वहां भाषा के आधार पर राष्ट्र बना। हाँ, अधिकांश चिंतक ही मानते हैं कि राष्ट्रवाद ने जो लेटेस्ट तरीके बनाने के लिए राष्ट्रवाद की विचारधारा का इस्तेमाल जैसे ग्लेनर हैं, जो लेटेस्ट उन्होंने राष्ट्रवाद पर किताब लिखी, उनकी किताब 24 भाषा में 1,60,000 किताबे बिकी। ठीक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद एक प्रोडक्ट है और राष्ट्रवाद ने राष्ट्र को बना, राष्ट्र ने राष्ट्रवाद से राष्ट्र बना, जैसे भाषा के आधार पर राष्ट्र बना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र बने। भारत की स्थिति डिफरेंट है। भारत में है कि राष्ट्र से राष्ट्रवाद आया। उसका मैं एक पंक्ति में कहता हूं, वो क्या है कि एक वेद का श्लोक है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। ये प्राचीन काल में जब राष्ट्र के ऊपर कोई डिबेट नहीं था, तब हमने कहा कि जो हमारी जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी अधिक पवित्र और पूजनीय होती है। तो जन्मभूमि और राष्ट्र में अंतर मैं यही आता हूं, मैं यही आता हूं। तो भारत का जो विकास हुआ एक सभ्यताई के परिप्रेक्ष्य में हुआ, सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में हुआ। तो भारत का राष्ट्रवाद उस सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। इसीलिए मैं रवीश जी एक बात कहता हूं, जो आप दोनों ने बहुत अच्छी बात कही, उसमें बहुत बातों में अंतर करता हूं जो संघ के संबंध में कहा, बाकी बातें आपकी सब अच्छी थी। वो क्या है, नहीं जो आप अंतर करते हैं तो वो भी आप बता दीजिए। नहीं, वो भी बता दूंगा, एक आध लाइन में तो बता ही दीजिए। हाँ, बता दूंगा। देखिए भारत का राष्ट्रवाद कोर्सिव नहीं है, पश्चिम के राष्ट्रवाद में कोर्सन है। जैसे जर्मनी का आपने उदाहरण दिया, उसका एक उदाहरण देता हूं। बार बार पीडीपी की बात, हाँ मैं बता रहा हूं, बार बार भारत का राष्ट्रवाद कोर्सिव नहीं क्यों है कि देखिए अभी आधुनिक उदाहरण ले लीजिए, नागालैंड में एंटी इंडिया मूवमेंट चला, कश्मीर में सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला, मिजोरम में चला लालडेंगा का। सब जगह हमने डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जो सीमांत क्षेत्र, सेना का कोई रोल नहीं है। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हमने राष्ट्रवाद को इवॉल्व कराने की कोशिश की। एक दूसरा जो प्रोसेस के साथ चलता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में एक एसिमिलेशन का प्रोसेस चलता है। यदि पश्चिम का पैरामीटर माने तो लैंग्वेज के आधार पर यदि भारत में राष्ट्र बनाए तो 3,000 राष्ट्र बन जाएंगे, यदि धर्म के आधार पर बनाए तो सैकड़ों राष्ट्र बन जाएंगे। तो हमने ये कहा कि भारत में राष्ट्रवाद का एक साधारण मतलब यह है कि आप अपनी जन्मभूमि, जो आपकी जन्मभूमि है, उसके प्रति आप एक इमोशनल एफिलिएशन। अगर आप यहां रुकें तो मैं इस पर टिप्पणी करना चाहता हूं कि आपने वेद के श्लोक का उदाहरण दिया, जननी जन्मभूमि
लेकिन ये और सभ्यता का उदाहरण दिया, तो सभ्यता यूरोप में भी पहले थी, ऐसा नहीं है कि जब वहां पर एक तरह से इवॉल्व आया, और सभ्यता कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, मैंने उसमें सामंतवाद है, उसमें कई तरह के शोषण है। हम आजकल वो कल्चरल प्रोग्राम के प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं ना कि प्रगति मैदान में सिविलाइजेशनल कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप उस पुराने श्लोक का देते हैं, तो ये भी देखा गया, जो अध्ययन करने वाले रहे हैं, उन्होंने कहा कि एक आप उस आइडिया को, जो आज का आइडिया, जो 19वीं सदी का आइडिया है, उसको वहां ले गए जाके जहां कोई राष्ट्र की कोई कल्पना नहीं थी, लेकिन वो जन्मभूमि की बात थी, जो आज के आइडिया से मैच कर जाती है। ये मेरी जन्मभूमि है, जो इसकी एक सीमा है। तो एक आपको नहीं लगता कि ये 19वीं सदी की बात को अब और पीछे ले आकर एक दूसरे तरीके से राष्ट्र को देखने की कोशिश करते हैं, जैसा यूरोप में भी देखा गया है? ऐसी बात नहीं है कि इस प्रवृत्ति से नहीं देखा गया। देखिए क्योंकि आप कह रहे हैं कि अलग है हमारा नजरिया। एक मैं अभय जी से सहमत हूं कि, या वो शायद ये सहमत होंगे कि भारत की जो इंपीरिकल राष्ट्रवाद की जो वास्तविक जो बिंदु है, उस पर हमने अध्ययन नहीं किया। हमने पश्चिम के पैरामीटर से भारत के राष्ट्रवाद का ये हो सकता है, लेकिन उसका मैं 2 उदाहरण बताता हूं कि देखिए, टैगोर क्या कहते हैं। टैगोर राष्ट्रवाद को कहते हैं ये मैकेनिकल है, ये सिर्फ इकोनॉमिक आधार पर लोग इकट्ठा होते हैं, पॉलिटिकल आधार पर। उन्होंने कहा इसकी जगह क्या होना चाहिए, एक दूसरे समाज का नाम लिया, स्वदेशी समाज विस्थापित किया, जिसमें भावना होती है, इमोशंस होता है। जो स्वदेशी समाज की बात टैगोर कर रहे हैं, वास्तव में राष्ट्रवाद उसी को भारतीय राष्ट्रवाद रिफ्लेक्ट करता है, जिसे इमोशंस होता है एक दूसरे के प्रति, और पूरा अर्थ अपना है। इसे भारतीय राष्ट्रवाद में क्या है, पूरा भारतीय राष्ट्रवाद में क्या है, मैं इसको समाप्त कर दूं। भारतीय राष्ट्रवाद में क्या है कि स्पेसिफिक होते हुए भी, जन्मभूमि का साथ होते हुए, एक लार्जर ह्यूमैनिटी के कंसर्न को एड्रेस करते हैं। पर ये दोनों खूबियां किस राष्ट्रवाद में नहीं है? मैं बताता हूं, ह्यूमैनिटी के कंसर्न वाला, साम्राज्यवाद। मैं इसका बताता हूं कि पश्चिम में जितना सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला, और जो जर्मनी में आपने देखा, कोर्सन के एग्जाम छोटे मोटे, वहां भी लार्जर डेमोक्रेटिक प्रोसेस हुआ है, संदर्भ के अनुसार राष्ट्रवाद बदलता है। ऐसी बात नहीं, यहां पर कोर्सन मिनिमम हुआ है, यहां एसिमिलेशन एंड ठीक है, कोऑप्शन। लेकिन आपने जो रविन्द्रनाथ टैगोर का जिक्र किया, वो मैं अभी दर्शकों को बता दूं कि वो अगर चाहें तो सब्यसाची भट्टाचार्य ने ईपीडब्ल्यू में उसका बड़ा अच्छा विश्लेषण लिखा है, और मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि अभी अचानक जाके टीवी में क्लासरूम की तरह ठेल देना, गोपाल गुरु निवेदिता के लिए छोड़ देता हूं। और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने आपको क्यों नहीं बुलाया। आप भी आपका भी एक राइट विंग का भी पर्सपेक्टिव होना चाहिए, नेशनलिज्म होना चाहिए, और क्या, जब बहस हो रही है तो होना चाहिए जिसमें सारे लोग सुने। यही तो जेएनयू की विशेषता है कि वो डिबेट को, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जब सम्मेलन होगा राष्ट्रवाद पे, तो आप निवेदिता मेनन को बुलाएंगे। मैं तो अपने यहाँ सब लोगों को बुलाता था, आप अपने यहाँ बुलाते। और मैं बताऊं रवि सिंह, मैंने आपको कई बार आमंत्रित किया, आप नहीं आए, तो मैंने आपकी, इस वजह से मैं नहीं आया, किसी और अभय जी आए, एक मैं भी आ जाऊंगा। और एक मार्क्सवादी को बुलाया, उसके कारण जनसत्ता ने 4 हफ्ते तक डिबेट चलाया। क्यों बुलाया? डिबेट चलना चाहिए, बहुत अच्छा है। क्यों बुलाया? मैं तो डिबेट चला रहा हूं कि उन्होंने 7 क्लास लिया, तो 1 क्लास आपका क्यों नहीं लिया? अगर आरएसएस में कोई नहीं है और आप ही हैं, तो आपको बुलाना चाहिए। अगर कोई नहीं मिल रहा है नेशनलिज्म पे बोलने के लिए। लेकिन जो उन्होंने टैगोर का उदाहरण दे दिया, लेकिन मैं जो समझा सब्यसाची भट्टाचार्य को पढ़ते, टैगोर का भी राष्ट्रवाद की समझ जो है वो बहुत उभरती जा रही है। अगर हम संक्षेप में ना दें, अजगरे सांपेर एक को नीति, मतलब अजगर सांप की नीति है, मतलब राष्ट्रवाद। आज टैगोर होते तो लोग पता नहीं क्या करते, उनकी दाढ़ी नोच लेते कि क्या करते। मेरा कहना है कि आप बंगाल क्यों जा रहे हैं? हम लोग तो हिंदी के क्षेत्र के व्यक्ति हैं, हिंदी का चैनल चला रहे हैं। प्रेमचंद ने राष्ट्रवाद के बारे में क्या कहा था? प्रेमचंद ने कहा था कि राष्ट्रवाद आज के जमाने का कोड है। तोड़ी जा सके नहीं, प्रेमचंद ने कहा था कि राष्ट्रवाद आज के जमाने का कोड है। प्रेमचंद ने कहा था। और जो कमल किशोर गोयनका ने उनका जो संकलन किया उनके निबंधों का, उसमें ये निबंध भी मौजूद है, और राकेश जी ने निश्चित रूप से पढ़ा होगा क्योंकि वो गोयनका जी का अक्सर जिक्र करते रहते हैं। दूसरी बात, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जापान गए, जापान में उनका भव्य स्वागत किया गया, लेकिन जब उन्होंने वहां पर मंच पर खड़े होकर राष्ट्रवाद की बहुत कठोर आलोचना की, तो जापानियों का उत्साह ठंडा हो गया। और फिर पूरे जापान में उनको बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी गई। रविन्द्रनाथ ठाकुर लगातार राष्ट्रवाद की आलोचना करते थे, क्योंकि राष्ट्रवाद में एक प्रवृत्ति होती है, चाहे वो भारतीय राष्ट्रवाद हो, मैं भारतीय राष्ट्रवाद का प्रशंसक हूं, उसके बावजूद मैं कह रहा हूं, चाहे वो यूरोपीय राष्ट्रवाद हो, वो समाज को हम और वे में बांटता है। कहीं भी हर जगह हमेशा हम और वे में बांटता है। जैसे कि सावरकर, वीर सावरकर, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, उन्होंने राष्ट्रवाद को पुण्य भूमि और जन्मभूमि की अवधारणाओं में बांट दिया। राकेश जी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिनकी जन्मभूमि भारत हो सकती है, लेकिन पुण्य भूमि नहीं है, तो उन्हें पूर्ण नागरिक होने का अधिकार नहीं है। तो वो हमेशा होता यह है कि जो 19वीं सदी में और तुरंत 20वीं सदी में राष्ट्रवाद की जो परिभाषाएं दी गई, उन्हें अगर आप आज के जमाने में लागू करेंगे, जब राष्ट्रवाद की ये परिभाषाएं पुरानी पड़ चुकी हैं, जबकि जो भारत में नहीं रहता है, जो एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, उसको भी भारतीय राष्ट्र के निकट लाने के उद्यम में नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा लगे हुए हैं, और कैसे उसको पूर्ण नागरिक भारत का बनाया जाए, बस उसने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। ऐसे जमाने में जब भारत के अंदर आप ऐसी राष्ट्रवादी राजनीति करेंगे जो कि हम और वे में समाज को विभाजित करेगी, राजनीति को विभाजित करेगी, तो क्या होगा? बात ये आप दोनों के उदाहरणों से कि मुझे भी ठीक लग रहा है कि आप भारतीय संदर्भ में, खासकर हिंदी के संदर्भ में आप लोग उदाहरण दे रहे थे, ये ठीक है, यहां तक बात ठीक है।
बांटने वाली बात और आप एनआरआई वाली बात, मैं कह रहा हूं कि सावरकर हो या कोई भी हो, 19वीं और 20वीं सदी में ये एक प्रवृत्ति थी कि जो उस वक्त के चिंतक थे वो एक राष्ट्र, चूंकि कई तरह के देश बन रहे थे, उपनिवेश के खिलाफ आंदोलन हो रहा था, सब कोई नेशन को डिफाइन कर रहा था, ठीक है, चाहे टैगोर हो, चाहे सावरकर हो, चाहे गांधी हो, चाहे अंबेडकर हो, हर कोई कर रहा था। आज के इस दौर में हम डिफाइन कर रहे हैं या लाठी लेके? नहीं, यहाँ तो मैं देखिए एक बात मैं टिप्पणी कर दूं, जो अभय जी ने कहा, देखिए प्रेमचंद ने या टैगोर ने जो राष्ट्रवाद शब्द की आलोचना की, अवधारणा की आलोचना की, उनका काल और पृष्ठभूमि देख लीजिए। उस वक्त यूरोप में राष्ट्रवाद के नाम पर ही सब नंगा नाच हो रहा था। जैसे आप जर्मनी का लीजिए, आज भी हो रहा है। मैं क्या कहा, 20 से 25 मुल्कों में मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि उन्होंने जिस राष्ट्रवाद की आलोचना की वो हमारा राष्ट्रवाद नहीं है। शब्द वही है, नेशनलिज्म शब्द वही है, चूंकि यूरोप से आया है। राकेश जी, ये आपने अच्छी तरह से रेखांकित किया, लेकिन क्या आप ये देख नहीं पा रहे हैं कि हमारे राष्ट्रवाद में भी उसी तरह की कमजोरियां हैं जो यूरोपियन राष्ट्रवाद में रही हैं, उसी तरह के खतरे हैं जो जर्मनी में रहे हैं? उस खतरे का जवाब आप ये बताइए कि जो लाठी लेके और झंडा लेके जो खड़े रहे, ये जर्मनी में नहीं हुआ? मैं कह रहा हूं कि हर विरोधी को कम्युनिस्ट बताना जर्मनी में नहीं हुआ। आप तो पढ़े हैं, मैं कह रहा हूं कि देखिए, मैं कह रहा हूं जो आपने मुझे, मैं आपका एक अभिनंदन इसलिए करता हूं कि आप अकेले टीवी चैनल हैं, मैंने और टीवी चैनल मैं चिल्लाने वाला हूं? नहीं, आपने अपने इंट्रोडक्शन में, आपने अपने इंट्रोडक्शन, राकेश सिन्हा यू आर द वन, आपने अपने इंट्रोडक्शन में सुजीत की बर्बर हत्या की बात रखी। मैं यही वो भी मेरे देश का नाम, मैं यही बात कहना चाहता हूं कि भारतीय राष्ट्रवाद का जो विमर्श हो रहा था, उस विमर्श को एक पक्षीय और यूरोप केंद्रित बनाने का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने किया। यही कारण है कि हमारे जैसे लोगों को नहीं पढ़ा रहे हैं। राकेश सिन्हा क्यों नहीं है? और क्यों नहीं है? एक तरह उसको दो बातें मैं दो बातें जोड़ दी। भारत में राष्ट्रवाद की जो कल्पना है, उसमें कल्पना है कि राष्ट्र के साथ वो राष्ट्रवाद आया, राष्ट्रवाद से राष्ट्र नहीं बना। इसीलिए हम अपनी संस्कृति और विरासत को महत्व देते हैं। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जो सबसे सेकुलर थे, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि आपको अपनी विरासत से हृदय में झंकृति होती है या नहीं होती है। जब विरासत की, सर, ये जो पॉलिटिकल कल्चर के रूप में नेशनलिज्म यूरोप में था, तो वहां भी कई तरह के इस तरह के ड्रामेबाजियां विरासत नहीं, यूरोप में जो राष्ट्रवाद था, नहीं उत्सव नहीं मनाया गया। रायकोन को पढ़ लीजिए, हेस को पढ़ लीजिए, ग्लेनर को पढ़ लीजिए, राष्ट्रवाद पर जितने डिबेट चले, एंडरसन को पढ़ लीजिए, स्मिथ को पढ़ लीजिए, इतना किताब बताइए कि दर्शक टीवी छोड़कर चीखने चिल्लाने वालों के पास चला जाए। स्मिथ को पढ़ लीजिए। सब लोगों ने राष्ट्रवाद को ज्यादातर राजनीतिक और आर्थिक अवधारणा से जोड़ा है, उन्होंने सांस्कृतिक पक्ष को कम रखा है। भारत में जो मैं कह रहा हूं, जो आरएसएस और बीजेपी कहना चाहती है, वो कहना ये चाहती है, जब आप राष्ट्रवाद को परिभाषित करते हैं तो आप अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को और सांस्कृतिक इतिहास को उपेक्षित ना करें। सिर्फ एक ही संदर्भ है जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के जैसे प्रोफेसर जानबूझकर एक्सक्लूजन में विश्वास करते हैं।